स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सहकारी समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी जो व्यवसाय है, वह कंपनी कुछ लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो एवं जिसका अपने सदस्यों से हटकर एक वैधानिक अस्तित्व हो। वैधानिक अर्थ होता है कानूनी, यानी ये सदस्यों से अलग हटकर कानूनी रूप से अपना अस्तित्व होता है। कंपनी अलग होती है और व्यवसाय का जो मालिक होता है, जो इसके सदस्य होते हैं, वह अलग होते हैं। कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान में ये कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था होती है। कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है कंपनी को, यानी ये व्यक्ति न होते हुए भी इसे व्यक्ति माना जाता है, जिसका निर्माण कानून के द्वारा किया गया है, जिसका एक अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है, एक शाश्वत उत्तराधिकारी होता है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है जो इसकी पहचान को बताती है कि उसका अस्तित्व हमारे सामने है। एक कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो दी गई परिभाषा है, उसके अनुसार कंपनी का आशय है कि उन कंपनियों से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 से या इससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता होते हैं जिन्हें अंशधारक चुनते हैं। कहने का तात्पर्य है, कंपनी के जो अंशधारी स्वामी होते हैं वे खुद व्यवसाय नहीं करते हैं, वह एक निदेशक मंडल को नियुक्त करते हैं जो प्रबंधक के रूप में कंपनी को संचालित करते हैं, जिसे अंशधारी चुनते हैं। साधारणतः कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण नहीं होता है। अपरोक्ष रूप से वे केवल लाभ कमाने के लिए ही कंपनी में अपना पैसा देते हैं, लेकिन कंपनी कैसे कार्य कर रही है उसमें उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कंपनी की पूंजी सदैव छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें अंश या शेयर कहा जाता है और जिन्हें एक अंशधारक किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रपूर्वक हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन ऐसा निजी कंपनी के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि कंपनियाँ दो प्रकार की होती है, एक निजी कंपनी होती है और एक सार्वजनिक कंपनी होती है। निजी कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरित नहीं कर सकती है, दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के जितने भी अंशधारी होते हैं वह अपने अंशों को अन्य व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार समय समय पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं या इसके लक्षण कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम लक्षणों में पहला है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी की रचना कानून के द्वारा ही होती है और इसका अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व, कृत्रिम अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही कंपनी अपनी संपत्तियां भी रख सकती है, ऋण भी ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा भी कर सकती है तथा दूसरे भी इन पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समान यह सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि इसका जन्म कानून के द्वारा होता है, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। सेकंड है पृथक वैधानिक अस्तित्व। समामेलन के दिन से ही कंपनी को एक अलग पहचान मिल जाती है, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से जब कंपनी का निर्माण होता है, उस पर कागज डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए जाते हैं, तो उसी दिन से कंपनी का निर्माण हो जाता है, जो इसके सदस्यों से पृथक हो जाती है और इसकी परिसंपत्तियां एवं इसकी देयताएं इसके स्वामियों की परिसंपत्तियों और देवताओं से पृथक बन जाती है। कानून व्यवसाय एवं इसके स्वामियों को एक नहीं मानता है। कानून जो होता है वह कंपनी को और उसके स्वामियों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से मानता है। थर्ड पॉइंट है स्थापना। कंपनी की स्थापना अधिक समय लेने वाली, खर्चीली और जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत सारी, क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है तो कानून के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसे पूरा करने में समय लगता है।
खर्चा भी बहुत होता है और ये एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है। इसके कार्य आरंभ से पहले अनेक प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं और कानूनी आवश्यकताओं का पालन भी करना होता है। नेक्स्ट है शाश्वत उत्तराधिकारी। कंपनी की रचना कानून के द्वारा ही होती है तथा कानून ही इसका अंत कर सकता है, यानी कानून के द्वारा ही कंपनी का जन्म और मरण दोनों ही किया जा सकता है। इसके अस्तित्व का अंत केवल तभी होगा जब इसको बंद किया जाएगा। जब तक कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा, कंपनी सदैव अस्तित्व में रहेगी और इसे बंद करने की प्रक्रिया को ही समापन प्रक्रिया कहते हैं, जिसे कंपनी समापन कहा जाता है। सदस्य आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसका कंपनी के अस्तित्व पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण का। कंपनी के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंध अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। और निदेशकों की स्थिति अत्यधिक महत्व वाली होती है, क्योंकि कंपनी के कार्यों के लिए वे अंशधारकों के प्रति सीधे सीधे उत्तरदायी माने जाते हैं। यानी कंपनी जो भी कार्य करती है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन सभी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो उत्तरदायी हैं वे अंशधारकों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। वैसे अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कंपनी के जो प्रमुख निर्णय होते हैं, मीटिंग्स होती है, वार्षिक सामान्य सभा होती है, उसमें आकर के वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दायित्व। हानि होने की स्थिति में सदस्यों का दायित्व कंपनी में उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, दायित्व कंपनी में अंशधारकों का सीमित होता है और लेनदार अपने दावों का निवारण के लिए केवल कंपनी की परिसंपत्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऋण का जो भार है वह कंपनी पर है, न कि इसके सदस्यों पर, क्योंकि पहले ही कानून ने कंपनी के अस्तित्व को पृथक अस्तित्व की अवधारणा के तहत अंशधारी और उस कंपनी को अलग अलग माना है। सदस्यों से हानि में योगदान के लिए उनके हिस्से की अदत्त राशि तक ही हिस्सा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वमुद्रण। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर स्वयं नहीं कर पाती है, इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा यानी कि सील का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जो आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। किसी भी दस्तावेज पर यदि उस कंपनी की सील या सार्वमुद्रा नहीं है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं होगी, यानी ये माना जाएगा कि कंपनी ने ये सिग्नेचर साइन, ये पेपर साइन नहीं किया है। और जिस पेपर पर कंपनी की सील सिग्नेचर्ड होते हैं, मान लिया जाएगा कि ये कंपनी अपनी सहमति के द्वारा ये कार्य कर रही है। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। कंपनी में हानि के जोखिम को सभी अंशधारी वहन करते हैं, न कि कुछ व्यक्ति, जैसे कि एकल स्वामित्व या साझेदारी व्यवसाय में होता है। यहाँ पे जो भी जोखिम होगा, जो भी हानि होगी, उसे कंपनी के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक अंशधारी वहन करेंगे। और वित्तीय कठिनाई के समय सभी अंशधारकों को कंपनी की पूंजी में अपने अपने हिस्से की सीमा तक ऋण में योगदान देना ही होता है। अतः हानि की जोखिम को बड़ी मात्रा में अंशधारकों में बांट दिया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हानि कम से कम उठानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में मुख्य अंतर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सदस्य कि सार्वजनिक कंपनी के अंदर जो सदस्य हैं वह न्यूनतम 7 होते हैं और अधिकतम की हमारे पास कोई सीमा नहीं है। कितने भी सदस्यों को हम इसमें अंशधारियों के रूप में, स्वामियों के रूप में जोड़ सकते हैं। वहीं निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है तथा अधिकतम 200 है। निजी कंपनी कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के बनाई जाती है और सार्वजनिक कंपनी सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के रूप में चलाई जाती है। दूसरा पॉइंट है निदेशकों की न्यूनतम संख्या। सार्वजनिक कंपनी में इनकी संख्या 3 होगी, वहीं निजी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 2 रखी जाएगी। थर्ड है सदस्यों की इंडेक्सिंग। यहाँ पे जब सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है तो हमें उनका रिकॉर्ड रखना होता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने सदस्यों की इंडेक्सिंग करना जरूरी है, जिसमें अंशधारियों का नाम, पता और उनके खातों की संख्या, वर्तमान स्थायी पता क्या है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी होती है। लेकिन निजी कंपनी में सदस्य संख्या कम होती है, इसलिए आपको इंडेक्सिंग रखना जरूरी नहीं है। फोर्थ है अंशों का हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन निजी कंपनी में हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है
लास्ट पॉइंट है अंशों को क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रण देना। सार्वजनिक कंपनी में अंशों और ऋणपत्रों को क्रय हेतु जनता को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन निजी कंपनी में जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। केवल कंपनी के जो निजी लोग हैं, सदस्य हैं, वही उसके अंशों और ऋणपत्रों को खरीदते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।